हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है ना। ये पहला लेक्चर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01। तो अभी सबसे पहले आपने को समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मतलब की बात करेंगे तो इसका मतलब इसी को दो पार्ट में स्प्लिट करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब हम इसी को दो पार्ट में स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या दो वर्ड्स आएंगे अपने पास। पहला वर्ड आएगा इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आएगा स्टैटिक्स। तो वी हैव टू वर्ड्स एज ऑफ नाउ। अब इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, तो हमारे पास अभी यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, अभी हमें समझना है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा ना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और सोडियम प्लस यानी Na+ आयन बन गया। और आपने देखा होगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके Cl- आयन बना देता है ना। तो ये माइनस प्लस का मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो ये प्लस बन गया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या आ गया, तो हम कहते हैं इसके माइनस आ गया। तो अब सोडियम ने दिया था तो हम कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी होने की वजह से इसको हमने पॉजिटिव कहा। और क्लोरीन में क्या था, क्लोरीन में गाइड ऐसा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक्सेस में, तो हमने इसको क्लोरीन माइनस कहा। तो अपने को समझ में आता है कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल उसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन दे या ले, दोनों ही केस में हम उसको चार्ज कह रहे हैं, यानी एक केस में पॉजिटिव कह रहे हैं और एक केस में नेगेटिव कह रहे हैं। तो उसी के हिसाब से अब हम इलेक्ट्रो का मतलब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो का मतलब हम कहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन से। तो जैसा हमने अभी अभी सीखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, ज्यादा है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है तो उसको हम, अगर कम है तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इसलिए अब हम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझेंगे चार्ज से। और स्टैटिक्स का मतलब आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा कि स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स बन गया एट रेस्ट और इलेक्ट्रो बन गया चार्ज। तो इस चैप्टर में बेसिक रूप से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में बेसिक रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। मतलब जब भी चार्ज कहीं रुका हुआ है, मान लो कि यहाँ पर चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर रुका हुआ है तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं है, उसी वही सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो वी विल स्टडी, हम क्या कहेंगे भाई, वी विल स्टडी अबाउट charges at rest in this chapter। तो अब हम ये पढ़ने वाले इस चैप्टर में। अब इतनी चीज को आप लोग लिख लें और वही मिटा करके और फिर दोबारा स्टार्ट कर दो। राइट गाइस, तो इतनी चीज को आप लोग लिख लें, फिर हम आगे की बात करते हैं, है ना। अच्छा, अब जब तक आप ये लोग लिख रहे हैं तब तक मैं आप लोगों से एक बात कर लेता हूं कि ये हमारा एक YouTube पे चैनल है हैरिसन फिजिक्स वाले के नाम से, जिस पर आप अभी ये वीडियो शायद देख रहे होंगे। और अच्छा, इसके बाद हमारा फेसबुक पर एक पेज भी है सेम इसी नाम से। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। राइट, अच्छा, तो भी हमने एक बात पढ़ ली कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है
चार्जेस एट रेस्ट यानी चार्ज एट रेस्ट, और इस चैप्टर में हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट लेट मी सी व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं भाई चार्ज क्या होता है। आप लोग इसको जब भी स्क्रीन भर जाए या फिर आप टाइम पे इसको पॉज करके लिखते हैं ना, क्या पता मैं बोलूं या ना बोलूं, तो आप टाइम पे वीडियो अपने हिसाब से पॉज करें और जो भी बोर्ड पे है उसको लिख लें। तो अब हम देखते हैं भाई चार्ज क्या होता है ना। तो अब जैसे आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। अब वहां पे कहा होगा कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पर वहां पर हमने मास की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज की। तो दो चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल भी करते हैं। तो या तो चार्जेस, अगर दो चार्जेस आसपास रखे हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो फिर रिपेल करेंगे। अच्छा, इसी के हिसाब से हम चार्ज की डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं कि चार्ज किसी बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब उसको किसी दूसरे चार्ज के पास में रखते ना, मान लो कि अपने पास ये एक चार्ज है और इसको हमने इस दूसरे चार्ज के पास में रखा है, तो जो ये वाला चार्ज है ना, इसको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। या तो ये वाला चार्ज इसको क्या दिखाएगा, भाईचारा दिखाएगा, या तो दुश्मनी करेगा, है ना। अब भाईचारे का मतलब आप समझ सकते हो अट्रैक्शन से, और दुश्मनी का मतलब समझ सकते हो आप लोग रिपल्सन से। तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, मतलब या तो भाईचारा या तो दोस्ती, या तो दोस्ती या तो दुश्मनी, दोस्ती या दुश्मनी में से कोई एक दिखाएगा, है ना। तो अब ये चीज किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है, तो अब ये वाली चीज यानी कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा ये कर पा रहा है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो वही डेफिनेशन मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूं कि चार्ज का मतलब क्या है। देखो, तो इट इज अ property, it is a property of a substance due to which it experiences a force of attraction or repulsion, a force of attraction or repulsion when placed near another electrically charged substance। तो हमने क्या लिखा हुआ है, अब आप इसको समझोगे तो अपने को वही समझ आएगा जो भी मैंने समझाया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, कि चार्ज किसी सब्सटेंस की वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर इस वाली बॉडी को जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको किसी दूसरी बॉडी के पास में रखेंगे तो या तो ये अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या तो रिपल्सन। ऐसा जिस प्रॉपर्टी की वजह से होगा उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहने वाले हैं चार्ज। राइट, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हम आगे बात करें तो यहां तक तो हमने देख लिया। अच्छा, अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है, तो चार्ज के हमारे दो टाइप भी होते हैं, तो इसकी बात भी कर लेते हैं, है ना। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों कैसा चार्ज, एक होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का सबसे बढ़िया सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, एक सोडियम का एटम लूं Na, और इसको हम कहते हैं क्या कि भाई सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं
तो इसको हम कहते हैं क्लोरीन माइनस। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान दें, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो अब यहां पर क्या हो गया, फाइनली इस Na प्लस के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है क्या, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो आया, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की कमी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो अब डेफिशिएंसी, अब ध्यान दो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव, इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो अब Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्यादा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो इतनी बात अपने को समझ में आती है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यही दो टाइप के चार्ज होते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई तीसरे टाइप का चार्ज होता है तो उसकी बात नहीं मानना हम लोग यही जो मैं कह रहा हूँ वही वाली बात मानना। अच्छा ठीक है, अब एक बात और, सोडियम और सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। अब आप लोगों ने कभी ना कभी सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, और वो मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me से, तो इसकी वैल्यू आपने कभी ना कभी सीखी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये किसी इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये मास बहुत ही कम है, क्योंकि मास में क्या है, मास में 31 kg, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा ही कम होता है, बट मास होता तो है, मतलब मास कम है, बट क्या इसकी वैल्यू जीरो है, आप नहीं सर जीरो नहीं, इतनी वैल्यू है। तो ऐसे अब मैं बात करूं कि सोडियम प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी है, इसका मतलब हम क्या समझे कि दिस मच, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतने मास की भी कमी है। तो आपको हाँ सर मास की भी कमी है, लेकिन ये मास बहुत ही कम है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम एक बात लिख सकते हैं कि सोडियम प्लस का मास सोडियम से हल्का सा कम होता है ना। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले, एक बात देखो, मास इज स्लाइटली डिक्रीज when given a positive charge। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो मास हल्का सा बढ़ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, मास इज स्लाइटली increased when given a negative charge। तो मास स्लाइटली बढ़ जाएगा अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है तो, और मास स्लाइटली घट जाएगा अगर हमने दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें, जो भी बोर्ड पे है, देखो मैं साइड में जा रहा हूं, इसको पॉज करें और लिखें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, पॉज करो और लिख लो, ठीक है। चलो, तो हमने चार्ज के बारे में इतनी सारी बातें कर ली। अच्छा, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो आपने कभी ना कभी 9th या 10th में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, I बराबर Q/T, और आपको बताया होगा
आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर IT, है ना। तो अब यहाँ से चार्ज की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ से, अब सर करंट यूनिट क्या है, एम्पियर, और चार्ज की यूनिट क्या है, सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। अब इसी को हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, कूलम्स कहते हैं। इसी को इन शॉर्ट हम लोग कूलम्स कहते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब कैपिटल सी से क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट के नाम से जो भी यूनिट के सिंबल्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई डायमेंशन क्या है, तो चलो हम बात करते हैं कि भाई डायमेंशन क्या है। देखते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है। तो डायमेंशन तो हमेशा आप जानते हो कि फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं। अभी एम्पियर और सेकंड दोनों ही फंडामेंटल हैं, तो एम्पियर के लिए ए, और आपने पढ़ा होगा टाइम के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। इतनी बात भी लिख लें, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करें और ये वाली बात भी लिख लें। ओके, चलो ठीक। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, इस पहली प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कैसा कहा गया कि अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं, मान लो किसी सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो आपसे बोला जाए कि सर जी टोटल चार्ज निकाल दो। आपको ये कहा जाए कि टोटल चार्ज निकाल दो, तो आप लोग क्या करोगे, ये Q1, Q2, Q3 को सिंपली ऐड कर दोगे, है ना, और सही है ना, सिंपली ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप टोटल चार्ज कहोगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि देखो कि यहाँ पे हमने किसी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज स्केलर सम ऑफ। ध्यान रखें क्योंकि हमने किसी के ऊपर वेक्टर तो लगाया नहीं है, वेक्टर नहीं लगाया, तो जो एडिशन है दिस एडिशन इज व्हाट, स्केलर एडिशन। हम इसको स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं, कोई वेक्टर नहीं लगा रहे, क्योंकि चार्ज भी एक स्केलर ही क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन में देखो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज स्केलर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द तो यहां से हमने एक बात और भी समझनी है कि अगर हमने इनको स्केलर की तरह ऐड किया हुआ है तो स्केलर की तरह ऐड कैसे करते हैं। आप लोग सर स्केलर को यहां से एक बार और भी लिख लो कि चार्ज इज अ स्केलर चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। यहां से एक बार ये भी लिख लो। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसी को जो भी हमने यहाँ पे लिखा है Q=Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको मैथमेटिक्स में लिखने का एक और तरीका आप लोगों ने कभी न कभी सीखा होगा कि इसको लिखते हैं सिग्मा
इसका मतलब ये तो समेशन क्यू आई। अब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो I1 I2 I3 I4 ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोअर में लिखते हैं आई की वैल्यू है I1 और अपर में हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ चार्जेस थे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे इस वाले केस में जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, उस केस में 1 तो सब में रहेगा, लेकिन अपर में n की वैल्यू आई की कुछ लिखा हुआ n, तो ये n क्या है 4 है ना। तो मैथमेटिकली कई कई सारी किताबों में आपको एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती है, तो इस तरीके से भी आपको याद करना है, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करें और पॉज करके लिखें। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो चार्ज है, इसमें कहा है कि जो भी चार्ज है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें रुपए, ठीक है, पैसे, ओहो पैसे देख के बड़ा मजा आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो उसको हम पैसे समझते हैं। तो पैसा सबसे छोटा कॉइन क्या है इस टाइम पे? पहले तो हमारे पास 50 पैसे चलते थे, अभी खाली 1 रुपए चलते हैं ना, 50 पैसे कहीं इंडिया में चलते नहीं। तो सबसे छोटा पैसा मतलब सबसे छोटा जो रुपया है वो अपने पास है 1 रुपी। 1 रुपी से छोटे रुपी की कोई कॉइन आपके पास है नहीं। तो अगर आपको मेरे को कुछ पैसे देना, मान लो कि मैं बड़ा गरीब हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ आपके सामने मैं बहुत ही गरीब हूँ और आपको मेरे को पैसे देने हैं, तो क्या आप मुझे 1.5 रुपए दे पाओगे कैश में? आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास जो रुपए एग्जिस्ट करते हैं वो या तो 1 रुपए है या तो 2 रुपए का भी सिक्का आता है और फिर सीधे 5 रुपए का सिक्का आता है। तो या तो आप मेरे को 1 रुपए दे पाओगे, या तो 2 रुपए, या तो 3 रुपए, या तो 4 रुपए। तो जो भी आप मुझे रुपए दोगे दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 रुपी, क्योंकि आप 1.5 रुपए 2.5 रुपए आप मेरे को नहीं दे सकते। 1.5 रुपए 2.5 रुपए आप मुझे नहीं दे सकते, ये वाली बात आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। सिमिलरली चार्ज, अब सबसे छोटी जो चार्ज की यूनिट है, कहते हैं कि सबसे छोटी चार्ज की यूनिट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपको मेरे को चार्ज देना हो तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का। क्या आप मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हो? आप कहोगे सर नहीं, आप मेरे को 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा है ही, उसको भी क्या तोड़ना बेचारे को, है ना। तो आप मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दे सकते, या तो 1 का दोगे, या तो 2 का, या तो 3 का, या तो 4 का, या तो 5 का। तो जो भी आप मुझे चार्ज देने वाले दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेसिक थ्योरी क्या समझनी है अपने को, कि चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, और जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इफ समबडी हैव टू ट्रांसफर चार्ज दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट, राइट। तो हम लिखने के वाले हैं कि चार्ज exist in small packets, which are called as क्वांटा, है ना। तो अच्छा अब आगे देखते हैं। तो अब चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है ना। तो अब कभी चार्ज का ट्रांसफर करना हो तो वो, अच्छा, और ये स्मॉलेस्ट पैकेट क्या है? अब अगली बात क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज। अच्छा, सो अब क्योंकि यही सबसे छोटा है तो या तो हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हैं तो दो का। तो अब जब भी हम कभी चार्ज के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन का, या तो तीन इलेक्ट्रॉन का। चार्ज विल एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एनी सिस्टम will exist in integral multiple of charge on electron। तो बोले Q is equals to NE, जहां पर n क्या है, n को क्या है, इंटीजर, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 डॉट डॉट डॉट। ई क्या है, अब ई को हम कह सकते हैं, अब ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं भाई चार्ज क्या हो सकता है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव, और ज्यादा है तो बोल देंगे नेगेटिव, है ना। तो प्लस या माइनस। तो चार्ज ऑन अ सिस्टम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारी थ्योरी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कि चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझते हैं अच्छे से कि क्या अभी तक जो हमने सीखा कि जो सबसे छोटा चार्ज है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सत्य है हमेशा, तो हम कहेंगे नहीं। कुछ एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कम टाइम के लिए इससे भी छोटे चार्ज पाए गए हैं, लेकिन आपको वो नहीं याद रखने। आपके लिए जस्ट खाली इसको सुन लो, आपके लिए सबसे छोटा चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। बट कुछ एक्सपेरिमेंट में इन some experiments for very small time charge less than charge on electron also find। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज पाए गए। किस तरीके से, तो देखो हमारे पाए गए 1/3 प्लस माइनस 1/3e प्लस माइनस 2/3e, ऐसा। और इनको हमने नाम दिया क्वार्क्स, इनको हमने क्वार्क्स का नाम दिया, राइट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में इससे भी छोटे चार्ज पाए गए हैं, बट आपके लिए सबसे छोटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है, वही आपको याद करना है, ठीक है। चलो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो दो प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहा गया कि भाई चार्ज जो है ना, चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो चार्ज को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही चार्ज को बनाया जा सकता है। बस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 रुपए हैं
तो मैं आपको वो 2 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं रुपए को ही खत्म कर दूँ। हाँ, हालांकि रुपए के केस में ये बात सही है कि आप एक 100 की नोट लो और उसके बहुत बारीक बारीक खच 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 बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर दो, तो मैं कहूँगा कि हाँ सर मैंने पैसे को खत्म कर दिया। तो पैसे के केस में ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन चार्ज में नहीं। न न चार्ज को हम खत्म नहीं कर सकते, चार्ज को हम बना नहीं सकते, खाली अपने पास से तुम्हारे पास भेज सकते हैं, राइट। तो चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो अगली प्रॉपर्टी है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे हम? चार्ज can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one body to another body। तो चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना तो खत्म कर सकते हैं, खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर भेजा जा सकता है। यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब मेरे मन में एक सवाल है, कई बार आपने सुना होगा यूनिवर्स, है ना, और यूनिवर्स का मतलब आपने क्या सीखा होगा कि यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा। तो अगर हम यूनिवर्स को ही वो बॉडी मान ले, अगर हम यूनिवर्स को ही वो बॉडी मान ले, तो आप कहोगे सर यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है नहीं। तो मान लो कि मैं यूनिवर्स हूँ, मैं तो वैसे हूँ नहीं, मेरे बाहर बहुत कुछ है, तो मान लो कि मैं यूनिवर्स हूँ, अब मेरे बाहर कुछ भी नहीं है और मेरे पास 2 कूलम का चार्ज था। अब मेरे बाहर कोई है ही नहीं, मेरे बाहर कोई नहीं है, खाली मैं ही हूँ, मैं ही सर्व शक्तिमान। किसको भगवान कहते हैं ना कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं यूनिवर्स हूँ और मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है। अब मेरे बाहर कोई है ही नहीं, तो मैं दूंगा किसको चार्ज? किसी को दे नहीं सकता। तो अब क्या, अगर मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है तो हमेशा के लिए मेरे पास 2 कूलम का चार्ज रहेगा, क्योंकि मैं तो किसी को दे नहीं सकता ना। अगर दे नहीं सकता तो मेरी चीज खत्म होगी नहीं। अगर मेरे पास 2 कूलम है तो 2 कूलम हमेशा रहेगा, है ना। तो अगर 2 कूलम है, 2 कूलम ही हमेशा रहेगा। अगर मैं यूनिवर्स हूं तो यूनिवर्स का मतलब क्या समझोगे आप? यूनिवर्स का मतलब आप ये समझोगे कि जिसके बाहर कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं यूनिवर्स हूं और मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है, तो मैं अपना ये चार्ज किसी और को दे ही नहीं, क्योंकि देने के लिए कोई है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि मेरे पास जो भी चार्ज अभी मेरे पास है, अगर मैं यूनिवर्स हूं अगर मैं यूनिवर्स हूं तो मेरे पास अगर 2 कूलम का चार्ज है तो वो हमेशा ही मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं तो किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाहर कोई है ही नहीं देने को, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, तो इसी को इस तरीके से भी कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब ऐसा हम कह क्यों पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब है इसमें सब कुछ आ जाए। अब यूनिवर्स के अंदर तो भैया सब कुछ आ गया। अगर यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ गया तो आप ये बात आराम से कह सकते हो कि अब वो तो किसी को दे नहीं सकता, तो उस पर जो चार्ज है वही हमेशा रहेगा। ठीक, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब ये थी अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, क्योंकि नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी।
तो चौथी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम अब बनाते हैं, एक लिखते हैं Na प्लस आयन। हम पहले बात कर लेते हैं Na प्लस आयन की, है ना। तो Na प्लस आयन में क्या है, क्या यहाँ पे मास है, तब यहां से मास इज प्रेजेंट। कहोगे क्या चार्ज है, तो हाँ कहोगे सर चार्ज इज लेकिन अगर हम वही खाली खाली Na की बात करें तो इसमें क्या है, मास तो है, मास इज प्रेजेंट। यहां पर क्या है, मास है बट चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या समझेंगे कि भाई कि अगर कहीं पर चार्ज है, अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर मास भी दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं पर मास है, देखो भाई यहां पर चार्ज था, दोनों को अलग अलग केस समझो, इसको पहला केस ले लेते हैं, इसको दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरे वाले केस से हम शुरू करते हैं। दूसरे वाले केस में चार्ज है तो मास भी है, दूसरे वाले केस में क्या है, चार्ज है तो मास भी है, और पहले वाले केस में मास है लेकिन चार्ज नहीं है, मास है पर चार्ज नहीं है। तो क्या हम एक बात करते हैं कि जहां भी कहीं पर चार्ज होगा वहां पर मास होगा ही होगा, जहां भी कहीं पर चार्ज होगा, जहां भी कहीं पर चार्ज है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां भी कहीं पर चार्ज है वहां पर मास का होना जरूरी है, रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर मास है, अगर कहीं पर मास है तो वहां पर चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, ये बेसिक बात समझो। अगर मेरे पास चार्ज है तो 101% मेरे पास मास भी होगा, लेकिन अगर मेरे पास मास है तो मैं ये श्योर नहीं हो सकता कि मेरे पास चार्ज भी होगा। बात समझ आती है, अगर मेरे पास चार्ज है तो 101% मेरे पास मास भी होगा, क्योंकि चार्ज होता क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना, इलेक्ट्रॉन भी तो अपना मास है। तो अगर मेरे पास चार्ज है तो मेरे पास मास 101% होगा, लेकिन अगर मेरे पास चार्ज है, अगर मेरे पास चार्ज है तो मेरे पास मास 101% होगा। बट अगर मेरे पास मास है तो मेरे पास चार्ज होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। सो इफ देयर इज चार्ज देयर विल डेफिनेटली बी मास। तो यही बात हम लिखते हैं, if there is charge there will definitely be mass। अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर मास होगा ही होगा। if there is mass there may be charge or not। तो अगर कहीं पर चार्ज है तो मास होगा, लेकिन कहीं पर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमारी थ्योरी है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करो और पॉज करके ये सारी बातें लिख लो, फिर मैं यहां मिटा करके इसकी अल्टीमेट थ्योरी लिख देता हूं जो आपको याद करनी है। ठीक है, चलो पॉज करो, लिख लो, फिर मैं यहां पर मिटा कर लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको मिटा दिया और मिटाने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा कि अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर मास भी है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसकी वजह से
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। वही बात है कि चार्ज है तो मास होगा ही होगा, तो हमने कह दिया कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास is not always associated with क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमने कहा कि मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने यहीं पे लिखा है भाई, अभी हमने प्रूव भी किया था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। चलो ठीक है, इसको भी पॉज करके लिख लो सारी बातें, ठीक है, फिर हम मिटा देते हैं। चलो हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। 4 प्रॉपर्टी तुमने पढ़ ली, ऐसी प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, ठीक है, मेन तो पहले 3 ही है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो पहले की 3 प्रॉपर्टी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आप यही 3 लिखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कई बार आगे वाली चीजों में से जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, एक और पढ़ेंगे, उनमें से भी कुछ पूछ लेते हैं। तो अब हम 5वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, है ना। आपने पढ़ा होगा कि मास, आपने कभी ना कभी ऐसा सीखा होगा कि मास होता है कांस्टेंट, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि मास जो किसी ऑब्जेक्ट का होता है, हम क्या कहेंगे, देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends upon its velocity। ये क्या बात है सर? अभी तक तो आपने पढ़ा था कांस्टेंट होता है। हाँ, अभी तक आपने कांस्टेंट, क्योंकि अभी तक आप लोग 11th में आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, लेकिन जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाते हो, ठीक है, जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, तो वहां पर जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब वेलोसिटी के बढ़ने से हमारा जो मास है वो भी बढ़ जाता है ना। कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, तो किसी भी बॉडी का जो मास है ना, वो हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 बाय अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये किसी भी बॉडी का क्या है, मास है। अब इस फॉर्मूले में देख रहे हो तो यहाँ पर v है, v फॉर क्या है, वेलोसिटी, है ना। v फॉर क्या है, वेलोसिटी। तो इस बॉडी का मास वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा पहले, हाँ ठीक है, बट चार्ज डिपेंड नहीं करता, लेकिन पहले उससे पहले हम इस इक्वेशन की और बातें लिख लेते हैं कि यहाँ पर m नॉट क्या है, मास एट रेस्ट, v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और m क्या है, मूविंग मास, m है मूविंग। तो हमें क्या समझना है यहाँ से कि जो किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी बॉडी का चार्ज उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इस फॉर्मूले से हम 100% ये बात कह सकते हैं, इस फॉर्मूले से जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से मैं 100% एक बात कह सकता हूँ कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो उस बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि मास के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन किसी भी बॉडी का चार्ज उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यही है 5वीं प्रॉपर्टी, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूं, बट
चार्ज ऑन अ बॉडी इज independent of its velocity, है ना। तो ये है पांचवी प्रॉपर्टी कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में भी आ रहा है ना। लेकिन किसी बॉडी का चार्ज उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चार्ज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपसे कहनी थी कि आपने अभी तक ये बात पढ़ी नहीं हुई कहीं, आपने पूरा 11th पढ़ लिया होगा। 11th में कहीं आपको किसी ने ये वाली बात शायद ही बताई हो कि किसी भी बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि नॉर्मल केस में हम जिन स्पीड्स पे डील करते हैं, हम 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, या फिर ज्यादा 50 मीटर, या फिर ज्यादा 1000 मीटर पर सेकेंड, इस पर ही हम डील करते हैं। अब तक जो भी आपने मैकेनिक्स में आपने कई सारे फॉर्मूले काइनेमेटिक्स से पढ़े होंगे, v = u + at, v² = u² + 2s, s = ut + ½ at², ऐसे आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। इन सब फॉर्मूले में कभी भी आपने उस बॉडी के मास को, या उसके बाद आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, तो यहाँ कहीं भी आपने किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड होता हुआ नहीं देखा होगा, राइट? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो ऐसा वहां पर क्यों नहीं बताया गया आपको? इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि जिन वेलोसिटी पर हम डील करते हैं वो वेलोसिटी होती है बहुत कम। और यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, v/c का होल स्क्वायर है ये। तो अगर v कम है, c तो हमें पता है c बहुत ही ज्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग जानते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, और जिस स्पीड की हम बात करते हैं वो होता है बहुत कम। तो बहुत कम डिवाइडेड बाय बहुत ज्यादा, मतलब हर 1000 को ये लगभग 3 लाख के आसपास हो जाएगा, है ना। तो 1000 को 3 लाख से ज्यादा बहुत कम आएगा, उसका भी स्क्वायर है। तो ये टर्म लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। और 1 - 0 क्या होगा? 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा? m0 के। और इसीलिए हम कहते हैं कि मास होता है कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट कब होता है? जब तक हम नॉर्मल स्पीड्स पे डील करते हैं। लेकिन अगर हमने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो c के आसपास हो जाए, तब ये m और m0 बराबर नहीं देंगे। लेकिन चार्ज में किसी चार्ज की स्पीड कितनी ही बढ़ा दो, चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय फॉर टुडे।